हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। हमने पिछली क्लास में देखा क्लास 6 की हिस्ट्री क्लास एनसीईआरटी की और चैप्टर नंबर 6। अब हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की और चैप्टर नंबर 7। अशोक, एक अनोखा राजा जिसने युद्ध का त्याग किया। इससे पहले एक बार हम चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि 16 महाजनपद का उल्लेख उस समय मिला। उन महाजनपदों में एक था मगध महाजनपद। ये मगध महाजनपद अपने पास कुछ पॉजिटिव चीजें रखता था, जिस कारण से महाजनपद राज्य में परिवर्तित हुआ। सभी महाजनपदों में सबसे बड़ा राज्य उभर कर आया मगध। इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट थे? नंबर 1, इसके पास लोएस्क था, जो बिहार झारखंड का एरिया है। लोएस्क था इसके पास। क्या हुआ लोहे से? लोहे से इन्होंने औजार बनाए खेती के लिए, हथियार, युद्ध के लिए हथियार बनाए। इनके पास बहुत सारे जंगल थे जहां पर हाथी बहुत थे। इन हाथियों को इन्होंने ट्रेंड किया और सेना में उसका प्रयोग किया, यूज किया। लकड़ियां थी, बहुत सारे रथ बनाए, बहुत सारे घर बने, महल बने। सोनगंगा का एरिया उपजाऊ क्षेत्र, उस उपजाऊ क्षेत्र में उत्पादन बहुत अधिक हुआ। सरकार को, राज्य को टैक्स मिला, उसने बड़ी सेना बनाई और अन्य महाजनपदों पर विजय प्राप्त की। और उसमें सबसे बड़ा रोल रहा अजातशत्रु, बिंबिसार, महापदम नंद जैसे राजाओं का भी। नंद वंश की सीमाएं, जो मगध पर शासन करते थे, जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया, उसकी उत्तर पश्चिम सीमा व्यास नदी पर जाकर मिलती थी। ऐसे इतने बड़े राज्य को फिर चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने बदला साम्राज्य के रूप में, जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक मिलनी शुरू हो गई। और उसके बाद अशोक ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, अशोक ने फिर कलिंग को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया और इन राज्य से बने साम्राज्य, और इस साम्राज्य में बना सम्राट, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंबिसार, सम्राट अशोक। ये राजा से बहुत बड़े होते थे, राज्य से बहुत बड़े होते थे साम्राज्य। जो बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर ले वही साम्राज्य है, और जो बहुत बड़े राजाओं को अपने अधीन कर ले वह सम्राट। तो इन सम्राटों की कहानियों में अशोक की कहानी को इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ विशेषता थी, उसको महान कहा। आइए देखेंगे ये सब चीजें इसी चैप्टर नंबर 7 में। अशोक, एक अनोखा राजा जिसने युद्ध का त्याग किया। अनोखा क्यों कहा? क्योंकि उस समय तात्कालिक परिस्थितियों में, जब युद्धों के द्वारा ही साम्राज्यों का विस्तार होता था, अशोक ने सम्राट होने के बावजूद युद्ध विजय को छोड़कर धर्म विजय की ओर अपना रास्ता चुना। धर्म विजय अर्थात लोगों को नहीं जीतेंगे, अब लोगों के दिलों को जीतेंगे। इस पद्धति पर सम्राट अशोक चला और इसलिए वो महान कहा जाने लगा और एक अनोखा राजा कहा जाने लगा। उस समय के हिसाब से वो एक अनोखा ही था। चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले चैप्टर से ही हमने क्वेश्चन लिए हैं। आप उन क्वेश्चंस को हल करेंगे और वही क्वेश्चंस कब हल होंगे? जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे, और कंपटीशन में ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ भी लें तो आपका बहुत रिवीजन हो जाएगा।
और इसके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके आंसर आपको पढ़ते पढ़ते पूरी क्लास में जब आप देख लेंगे लास्ट तक, तो आपको इसके आंसर खुद ब खुद मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी मैंने ऑप्शन इसमें नहीं दिए, आप सिर्फ आंसर दे दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक कर दें, जिससे थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहन मिले आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं वे, आइए देखते हैं। ये चैप्टर का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चैप्टर है ये कुछ क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण बातें इन्हीं के आंसर में है। ठीक, अशोक स्तंभ पर प्रदर्शित 4 मुख वाला शेर का चित्र कौन से अशोक स्तंभ से लिया है? पहला क्वेश्चन। आप इसको पोज करके सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इनके आंसर लिख दें कमेंट बॉक्स में। अभिलेखों के आधार पर अशोक के साम्राज्य में वर्तमान के कौन कौन देश शामिल रहे? तीसरा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चौथा क्वेश्चन है लंपक अभिलेख कहां पर स्थित है? और पांचवा है येरागुड़ी अभिलेख कहां पर स्थित है? छठा है अर्थशास्त्र के अनुसार साम्राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण भारत क्षेत्र क्रम से किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे? मैगस्थनीज किसके दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर भारत आया? अशोक के ज्यादातर अभिलेख कौन सी भाषा और लिपि में लिखे हैं? अशोक ने अपने सिंहासन आरोहण के कितने वर्षों बाद कलिंग विजय प्राप्त की? अशोक ने धम्म शिक्षा, वास्तव में ये धम्म है, धम्म शिक्षा के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? धम्म, ये धर्म का पाली रूप है धम्म, पढ़ाऊंगा उसके बाद इस पता चलेगा। अशोक ने धम्म विचारों के प्रसार के लिए किन किन देशों में अपने दूत भेजे? यहां पर भी ये धम्म है, जहां पर भी धर्म लिखा है इसको धम्म मान ले। आइए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने क्या आपको इसमें ज्ञान दिया है और यूपीएससी में आपको या स्टेट एग्जाम में या आपके कंपटीशन में कैसे हेल्प करती है, यही आज हम डिस्कस करेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट, मैंने बताया अनोखा क्यों कहा इसको अनोखा कहने का तात्पर्य ये था क्योंकि अपनी समकालीन स्थिति में ये एक अनोखा सम्राट था। समकालीन स्थिति में अनोखा सम्राट इसलिए क्योंकि जिस समय सभी सम्राट अपने साम्राज्यों का विस्तार युद्ध के आधार पर करते थे, उस समय सम्राट अशोक ने युद्ध को त्याग कर धम्म विजय के आधार पर अपना पताका फैलाना शुरू कर दिया या उसका निर्णय लिया, युद्ध को त्यागा। ये इसलिए अनोखा था वो उस समय। रोशन एक रुपया देखता है और रुपये पर देखता है गांधी जी का चित्र है मुस्कुराता हुआ, लेकिन किनारे में उसका एक 4 शेरों वाले चित्र भी दिखाई देते हैं। और ये शेर कहां से आते हैं, इसके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि ये शेर आते कहां से है और ये क्यों है, क्यों बने हैं शेर? तो इस शेर के पीछे एक बहुत बड़ा ये वाला शेर 4 मुंह वाला शेर है, शीर्ष स्तंभ है। ये वाले शेर, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और वही कहानी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये कहानी ये है कि ये जो है ये अशोक ने अपने स्तंभ लेख, जो अशोक ने अपने स्तंभ लेख लिखवाए थे उस पर ये था। और ये कहां पर था? ये सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ अशोक स्तंभ लेख। आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, सारनाथ ये कहां से लिया गया है? सारनाथ से। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया जाता था और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया है? ये सारनाथ में। ये नोट करने वाला है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए।
इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है समझने की कोशिश करें, उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, साम्राज्य क्यों कहा गया। अभी मैंने आपको बताया राज्य तो छोटे हैं, साम्राज्य बड़े हैं, उनका भौगोलिक विस्तार बहुत ज्यादा है, कितने सारे राज्यों को जीतकर साम्राज्य की स्थापना हुई है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की और चाणक्य ने कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब से मिलते हैं। आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहां से मिलेगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, चाणक्य। वंश किसे कहते हैं, वंश होता है अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। सपोज करो एक परिवार की पीढ़ियों को आगे बढ़ाना, जैसे चंद्रगुप्त के बेटे बिंबिसार राजा बने, फिर बिंबिसार के बाद अशोक राजा बने, अशोक के बाद उनके पुत्र राजा बने और ये बना फिर मौर्य वंश। ठीक, आगे ये है साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अब एक बार ये चित्र देख लीजिए, मानचित्र देखिए, इस मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र में आपको जो काले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वे तो हैं वहां के प्रमुख नगर, और जो आपको रेड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं यह है अशोक के अभिलेख। अशोक ने जहां जहां अभिलेख लगाए तो जाहिर सी बात है उसने अपने साम्राज्य में अभिलेख लगाए। ये अभिलेख ही अशोक के साम्राज्यों की सीमाएं भी बताते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यह है कि इन अभिलेखों को देखकर आप बताइए कि वर्तमान कौन से देश अशोक मौर्य साम्राज्य के उस समय भाग थे। तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में है। लंपक कहां पर है, लंपक अफगानिस्तान में है। तो एक क्वेश्चन था आपका, लंपक अभिलेख कहां पर पाया गया, लंपक अभिलेख है अफगानिस्तान। और लंपक अभिलेख है अफगानिस्तान, कंधार अफगानिस्तान में कंधार है, शाहबाज घड़ी पाकिस्तान में है, मनसेरा पाकिस्तान में है, और तक्षशिला जो है वहां का प्रमुख नगर है जो इसके एक राज्य की राजधानी भी थी। यानी कि पूरे मगध साम्राज्य की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसने अपने साम्राज्य को दो राज्यों में और बांटा था, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में था और उज्जैन दक्षिण में। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला यहां पर भी गवर्नर के रूप में राजकुमार ही राज्य करते थे। मौर्य राजकुमार गवर्नर बनाए जाते थे और वही राज्य करते थे। यहां पर ये अपने लोगों को उनके लोकेलिटी के हिसाब से, उनके स्थानीयता के हिसाब से पूरी स्वतंत्रता देते थे और वो अपने संस्कृति के हिसाब से रह सकते थे, अपने काम कर सकते थे। कलसी, देहरादून, टोपरा, मेरठ, बहापुर, दिल्ली, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया, अरंगज, सारनाथ, कौशाम्बी, गुर्जरा, वैसे ये गुर्जरा है, गुर्जरा अभिलेख, सांची, रूपनाथ, पनगुरिया, गिरनार, सोपारा, सन्नति, धोली, जोगढ़, मस्की, येरागुडी। आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिला, येरागुडी कहाँ है, ये कर्नाटक। ब्रह्मगिरी, मस्की, सन्नति, सोपारा। तो आपने देखा कि साउथ में ब्रह्मगिरी तक इसके हैं और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक है। तो और यहाँ नेपाल पर भी है, रामपुर व लुम्बिनी। ठीक, ये कहां पर कितने राज्य हुए फिर, नेपाल हुआ, भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, और ये राज्य जो थे वो अशोक के मौर्य साम्राज्य के हिस्से थे। अभी जो इन्होंने देखा, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि भाई साम्राज्य में बहुत से नगर थे। आपने देखे हुए नगर काले बिंदु से दिखाए गए, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। ये तक्षशिला क्या करती थी, तक्षशिला मध्य एशिया का एक यहाँ पर उत्तरापथ होता था। मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना चाहता, वैसे मैं आपको बता दूं कि एक उत्तरापथ होता था जो सिल्क रूट से जुड़ा होता था, एक दक्षिणापथ होता था जो उज्जैन से होकर जाता था और दक्षिण भारत को जोड़ता था। किससे, मथुरा, ये इनका मिलन होता था मथुरा में। ठीक,
और उत्तर पथ जो आज का जीटी रोड है वही उस समय का उत्तर पथ था, और जो उत्तर पश्चिम में सिल्क रूट में मिलता था अफगानिस्तान में जाकर। ठीक है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान आज बड़ा सुर्खियों में है, करंट में है। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति और इतिहास को जानेंगे, उसके लिए एक एक्स्ट्रा, अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए एक वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें उसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति को देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदु से दर्शाया गया है, ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, ये बात पक्की है। उन देशों के नाम बताओ जहां पर अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे? अब आपने ये तो देख लिया कि अंदर कौन से थे, लेकिन जो आज राज्य है वो बाहर भी थे, जैसे केरल, तमिलनाडु, ये बाहर थे, और नॉर्थ ईस्ट का भाग। अब नॉर्थ ईस्ट, ठीक, पूरे नॉर्थ ईस्ट के ये जो राज्य हैं ये, और केरल और तमिलनाडु ये बाहर थे। फिर साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। तो शहरों में कौन थे? प्रशासक, शिल्पकार, व्यापारी। गांव में कौन थे? किसान, पशुपालक। और मध्य भारत की स्थिति तो ये थी, वहां पर जंगल बहुत ज्यादा थे, और उन जंगलों में खाद्य संग्राहक लोग ही अधिक रहते थे। तो वे अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से जीते थे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी, बस वो नजराना देते रहते थे साम्राज्य को। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। ये लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। जैसे विभिन्नता और विविधता आज आपको दिखाई देती है भारत में, उस समय भी ये विभिन्नता और विविधता तो थी। ठीक, रहने के स्तर पर, पोशाक पहनने के स्तर, खान पीन के स्तर पर भी। तो अशोक के साम्राज्य में भी विविधता थी। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होते हैं? अब राज्य छोटे होते हैं, साम्राज्य बड़े होते हैं। कैसे? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। जितना बड़ा साम्राज्य उतना बड़ा उसका रक्षा बजट, और रक्षा बजट कब बनेगा? जब उसको टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे, उसके पास संसाधन बहुत ज्यादा होंगे, तो संसाधनों की आवश्यकता अधिक होगी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं? टैक्स कलेक्शन करते हैं। ये सब कहां से बनता है? टैक्स से ही तो बनता है, और टैक्स को कलेक्ट कौन करेगा? अधिकारी। तो एक प्रशासन चाहिए, और इसलिए साम्राज्य को एक प्रशासन चाहिए, तो वो प्रशासन भी इनके पास था, और बहुत बड़ा प्रशासन था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस प्रशासन के बारे में बहुत अच्छे से उल्लेखित किया गया है। और चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अब बताइए, जो तक्षशिला है वहां के लोगों खान पीन, भाषा, सब कुछ अलग होगा। कहां की अपेक्षा? उज्जैन की अपेक्षा, पाटलिपुत्र की अपेक्षा। तो वो लोग अपने लाइफ स्टाइल से जीना पसंद करेंगे। तो ऐसे में क्या था? उन्हें अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता, तो वहां शासन करने का ढंग भी अलग ही होगा। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। जो मेन राजधानी थी वहां पर तो सम्राट का सीधा नियंत्रण था, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के एरिया पर। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो यहां पर टैक्स कलेक्टर्स को कौन भेजता था? राजा। उनकी नियुक्ति कौन करता? अपॉइंटमेंट कौन करता था? राजा, किंग, सम्राट। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी को सजा मिलती थी, वो तो बात ठीक है। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक इनका अधिकारी होता था, और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते, तो राजा के जासूस अधिकारियों की जासूसी भी करते थे कि वो अपने काम ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब के ऊपर सम्राट था, सम्राट केंद्र था, सम्राट से बड़ा कोई नहीं, शीर्ष स्तर पर सम्राट, जो राज परिवार वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से शासन या प्रशासन चलाता था। आगे इसमें बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। अब एक तो अवंती प्रांत यानी कि उज्जैन वाला, और एक तक्षशिला वाला। अब इसमें क्या है? इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर
राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। तक्षशिला और उज्जैन अपने स्तर से उनका प्रशासनिक ढंग स्थानीय स्तर से चलता था, लेकिन नियंत्रण होता था किसका? सम्राट का। और कैसे नियंत्रण होता था कि जो वहां के गवर्नर होते थे वो सीधे सम्राट से ही नियुक्त होते थे, और वे जो है मौर्य वंश के ही राजकुमार होते थे। अशोक भी था, तक्षशिला का भी राजा था, उज्जैन का भी गवर्नर बना, किसके समय? बिंबिसार के समय। इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। अब देखिए, ये मेन शहर थे, इनमें गांव बसते थे। अब इन गांवों के आसपास भी बहुत सारा क्षेत्र होता था, और मौर्य साम्राज्य का जो शासक था उसका सिर्फ एक मोटा होता था कि हमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा यहां पर मिलती रहे, हमारे यातायात को कोई गड़बड़ ना हो, हमारी सेना को आने जाने की कोई दिक्कत ना हो। और क्या हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहां की सड़कों और नदियों को नियंत्रित रखना पड़ेगा। तो वहां की सड़कें और नदियों पर वो नियंत्रण की कोशिश हमेशा करते थे। और उसके बाद आप देखें, आवागमन के लिए जो मैं यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा कर लिया जाता। अब इनके पास संसाधन क्या थे? एक तो टैक्स था, टैक्स के आधार पर इन्होंने क्या किया? एक तो टैक्स हुआ, टैक्स कलेक्ट करते थे, और एक थे बलि प्रथा। वो जो आपने वैदिक काल में बलि प्रथा देखी, यानी कि उपहार, इनको उपहार भी दिए जाते थे, गिफ्ट। उपहार कौन देते थे? किसान देते थे, व्यापारी देते थे। वो अपनी मर्जी से देते थे। कर तो बाध्य था, लेकिन उपहार आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं राजा को या शासन को। नजराना कहते हैं इसको। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। एक क्वेश्चन का आंसर आपको और मिल गया। जो आपने क्वेश्चन था उसका आंसर मिला क्या? कि उत्तर पश्चिम किसके लिए फेमस था? कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए। सब बाकी संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ठीक, नजराना क्या होता था? कर तो रेगुलर टैक्स होता था, और नजराना होता था उपहार। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते जो स्वेच्छा से देना चाहते हो, जो अपनी इच्छा से सरकार राजा को उपहार देना चाहते हैं, वही नजराने होते थे। ठीक, आगे है, इन्होंने बताया राजधानी में सम्राट। अब राजधानी में सम्राट की स्थिति को कौन बताता है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आपने एक नाम सुना होगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इसने मगध पाटलिपुत्र के बारे में बड़े विस्तार से वर्णन किया हुआ है। और इसने वहां उस समय किस तरीके के वहां के महल थे ये सब अपनी इंडिका में बताया। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के, ना कि अशोक के। तो इसमें लिखा है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक, यहां जो उसने विवरण दिया है, उसने बताया है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में बड़ा भयंकर जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता, उनके अंगरक्षक सोने चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। और ये सारा का सारा जो भी उस उत्सव में होता था वो सब इन्होंने बताया है मेगास्थनीज ने। और फिर इसने बताया है पाटलिपुत्र के बारे में, और पाटलिपुत्र के बारे में ये बताया जो आज का पटना है कि बहुत विशाल और खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा था, विशाल प्राचीर। अब आपने ये चीज वहां भी देखी है, कहां पर? सिंधु घाटी की सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, वहां भी नगर प्राचीर से घिरे होते थे। तो यहाँ भी प्राचीर से घिरे हैं। प्राचीर मतलब दीवार, बहुत बड़ी दीवार, यानी कि फोर्टिफिकेशन हुआ था, दुर्गीकरण, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। अब देखिए कितना विशाल था कि 64 तो उसमें दरवाजे थे और 570 उसमें बुर्ज थे। ठीक, जो ऊपर बुर्ज होते हैं, जो मंजिल होती है, जैसे ये सपोज करो ये है तो यहाँ पे एक मंजिल बना दी, फिर यहाँ पे एक मंजिल बना दी, फिर यहाँ पे
यहाँ पे तो ये बुर्ज होता है, यहाँ पे पहरे वाले दूर तक निगाह रखते हैं, यहाँ पे एक सिपाही बैठा होते हैं और ये सिपाही ड्यूटी देते हैं, क्या करते हैं, चारों तरफ का पहरा देते हैं, और ये चारों तरफ बने होते हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों के बने होते थे। राजा का महल भी काठ का बना होता था। देखो महल जो था काठ का बना होता था। आप देखते हैं कि बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं पाटलिपुत्र में, क्यों? क्योंकि वे लकड़ी और काठ के बने हुए महल थे, लेकिन थे बड़े सुंदर, बड़ा अच्छी अच्छी नक्काशी थी, पत्थर की नक्काशी थी उनमें। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था। ठीक है, पर्यावरणिक रूप से बहुत सुंदर लगता होगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा राष्ट्रपति भवन जैसे ही होगा, लेकिन ये पत्थर का बना है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। जो जंगल में रहने वाले लोग थे, आदिवासी लोग थे, वे स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मधु मतलब शहद, और मोम जैसी चीजें लेकर लाकर दे दें। वो बस उपहार दे दें, वे स्वतंत्र है, उस पर कोई बंदिशें नहीं है, अपना शासन अपने आप चलाओ। जनजाति लोगों को कहते थे भाई अपने हिसाब से रहो, तुम्हारा जैसा शासन है तुम चलाते रहो, तुम्हारे कबीले का सरदार होगा, वही सबका सरदार है, बस हमें तो तुम लकड़ी, हाथी, शहद और मोम जैसी चीजें उपहार के रूप में देते रहो हमारे पदाधिकारियों को, यानी कि संसाधन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा है अशोक एक सम्राट, अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह अपने पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अब एक बात बताइए, आज के समय में देखिए, आज के समय तो सोशल साइट्स हैं, ट्विटर्स हैं, फेसबुक हैं। आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, या बड़े शासक वर्ग जो है, वो अगर अपना मैसेज जनता को देना चाहे तो उनके पास बहुत संसाधन है। वो मीडिया के थ्रू अपना मैसेज देंगे, वो ट्विटर के थ्रू अपना मैसेज दे देंगे, सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज दें, उनके पास तो बहुत सारे संसाधन है। लेकिन इमेजिन करो जब ये सब चीजें नहीं थे, उस समय राजा कैसे अपने संदेश पहुंचाएगा प्रजा तक? उनको कोई अपनी बात कहनी है तो कैसे पहुंचाएगा? तो अशोक ने अभिलेखों के द्वारा उन बातों को पहुंचाया, और ये अभिलेख पत्थर के थे। अगर वो लकड़ी पर या लोहे पर उसको खुदवाते तो वे नष्ट हो जाते अब तक, लेकिन पत्थरों का पर खुदे हुए अभिलेख आज भी 2300 साल बाद भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं, और उनमें लिखी बातें आज भी प्रासंगिक हैं, उनका आज भी उतना ही महत्व है। इतनी खूबसूरत बातें उस समय लिखी गई थी कि आज भी अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो रहा है, प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी। अब एक भाषा और लिपि में अंतर समझ लीजिए। लिपि क्या होती है और भाषा क्या होती है? एक जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश को हमने 2 तरीके से लिखा, एक तो लिख दिया इंग्लिश और एक लिखा इंग्लिश। ये कौन सी भाषा है? ये भाषा इंग्लिश है। ये कौन सी भाषा है? ये भी भाषा इंग्लिश, ये भी इंग्लिश है। इंग्लिश में इंग्लिश ही कहेंगे, अंग्रेजी तो हमने लिखा नहीं, इंग्लिश को इंग्लिश ही कहेंगे, तो भाषा इंग्लिश है। लेकिन ये लिपि देवनागरी है, देवनागरी। ठीक, ये हिंदी नहीं है, हिंदी में इंग्लिश नहीं लिखा, लिखा तो इसको इंग्लिश ही है, लेकिन देवनागरी लिपि में। तो ये लिपि कौन सी है इसकी? देवनागरी। और भाषा कौन सी है इसकी? इंग्लिश। ठीक, ऐसे ही आप हिंदी को देखो, जैसे हिंदी है, और एक तो होगा हिंदी ये वाला, एक हो गया हिंदी ऐसे। तो इनमें भाषा और लिपि का बताइए क्या चक्कर है? ये भाषा तो हिंदी है, लेकिन लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये देवनागरी, और ये भाषा हिंदी है, लेकिन लिपि क्या है? रोमन। ठीक, लिपि रोमन। अब इस तरीके से आप देखें भाषा और लिपि में अंतर। तो इनकी जो भाषा थी प्राकृत थी, और लिपि जो थी ब्राह्मी थी। अभी इसमें दिखाया गया है, जैसे आपने हिंदी में देवनागरी में लिखा ए ऐसे,
यह है देवनागरी, देवनागरी। और ब्राह्मी लिपि में आप ए लिखते थे ऐसे, ये ऐसे, तो ये हो गया ब्राह्मी लिपि, ये ब्राह्मी लिपि हो गया। तो ब्राह्मी लिपि में ए ऐसे लिखते हैं और देवनागरी में ए कनार ऐसे लिखते हैं। आगे देखें, ये प्राकृत, ये क्लियर है कि प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी। आगे बढ़ते हैं तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, इसका अभिलेख है कलिंग युद्ध के वर्णन में। अब कलिंग युद्ध का वर्णन जो इसमें दिया गया है, इन्होंने अपने अभिलेख में किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि मैं अपने सिंहासन के 8 वर्षों बाद कलिंग पर युद्ध किया, कलिंग के साथ युद्ध किया 8 वर्षों बाद। ये एक आपके क्वेश्चन भी था, कितने वर्षों बाद उसने कलिंग पर अटैक किया, तो 8 वर्षों बाद। तो राजा बनने के 8 वर्षों बाद मैंने कलिंग विजय की, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बने, इसका दिल पिघल गया, 1.5 लाख लोग बंदी बने और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और इसको ये सब देखकर बहुत दुख हुआ कि ये क्या विजय है, जहां लोग ही मारे जा रहे हैं, अपने प्रियजनों को मार रहे हैं, अच्छे लोग भी मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण श्रमण ये सब मारे जा रहे हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ शासन करने का। तब इन्होंने क्या कहा, जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं। यानी कि अच्छे लोग भी युद्ध में मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं, या तो अच्छे लोग युद्ध में मारे जाएंगे या प्रियजनों को खो देंगे। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैंने धर्म पालन करने, ये उसका धर्म क्या था वो हम आगे देखेंगे। तो उसने ये निश्चय किया कि मैं अब धर्म का पालन करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, उसकी शिक्षाएं दूसरों को भी दूंगा। अब मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। ये देखिए ये लाइन, आज से 2300 साल पहले एक सम्राट ऐसी लाइन बोल रहा है तो वो अनोखा तो होगा ही। अगर उस समय आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी लाइन कोई सम्राट बोलेगा। धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। बहुत अच्छे लोग मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं और फिर बाद में पश्चाताप होता है। तो उससे अच्छा है कि युद्ध ना करें, लोगों के दिलों को जीते। ठीक, इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म मतलब धर्म, धर्म पाली भाषा में, धर्म संस्कृत शब्द है। आगे बढ़े तो अशोक का कलिंग युद्ध। अब ये कलिंग था कहां, कलिंग था आज का उड़ीसा वाला एरिया। ठीक, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था, ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लें। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा खून खराबा देकर उसके युद्ध से वितृष्णा हो गई। उसने निर्णय के भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। और अब आता है अशोक का धर्म क्या था। देखिए अशोक का धर्म क्या था ये पढ़ते हैं हम। और अशोक के धर्म को पढ़ने का मैं एक बात बताता हूं कि डायरेक्ट यूपीएससी में और स्टेट एग्जाम के मेन एग्जाम में भी और प्री एग्जाम में भी पूछा जाता है अशोक का धर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक का धर्म। और आप यहां पढ़ रहे हैं 6th क्लास में, तो क्यों नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। वो कहता है अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से प्रभावित था, लेकिन ये बौद्ध धर्म नहीं था, पूर्णतः प्रभावित जरूर था। उसके यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे और वो आपस में उनके पास लड़ाइयां भी होती थी, वैचारिक भिन्नताएं भी होती थी, सामाजिक समस्याएं भी थी, घरेलू समस्याएं भी थी। वो इन सब का सोल्यूशन चाहता था, क्योंकि सरकार था, उनका विवाद हटाने का उसका एक कारण भी था।
क्योंकि वो सम्राट था उस साम्राज्य का और उसका उत्तरदायित्व भी था लोगों की समस्याओं को हल करना। तो उसने क्या किया, उसने एक ऐसी बातों को कहा जो प्रैक्टिकली थे। जैसे आप बड़े बड़े आयोजन क्यों करते हो, आप दान करो, आप व्यर्थ खर्च मत करो, आप दान करो, आडंबरों को मत अपनाओ, ठीक, आप किसी की सहायता करो। ये उसकी शिक्षाएं थी। उसे लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देता है, राजा भी, सम्राट भी एक पिता है अपनी प्रजा का, और प्रजा को अच्छी शिक्षाएं देना उसका कर्तव्य है। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उसमें संवेदनाएं थी। उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। धर्म तो नहीं कहेंगे, संप्रदाय कहेंगे, अलग अलग संप्रदाय और पंथों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा होता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार होता था। इसके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया इन सब का निदान करना है तो धम्म, धम्म ही इसका एक सॉल्यूशन है। धम्म का मतलब सबको अच्छे से समझाना। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नामक एक अधिकारी की भी नियुक्ति की। धम्म महामात, ये इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन भी है, उसका आंसर है कि उसने धम्म के लिए किसकी, धम्म महामात नामक एक अधिकारी की वो करी। इसका काम था जगह जगह जाकर धम्मों की शिक्षाएं देना, ठीक। इसके अतिरिक्त अशोक के अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए कि जिससे ये बहुत लंबे समय तक लोग पढ़ें और जाने कि सम्राट क्या कहना चाहते हैं, सम्राट अपनी प्रजा को क्या समझाना चाहते हैं, ठीक। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह लोगों को पढ़कर भी सुनाए। जो लोग पढ़ नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़ नहीं सकते थे, उनको पढ़कर सुनाए। ये भी काम किसका था, प्रशासन का काम था, अधिकारियों का काम था। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए भारत ही नहीं, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे। श्रीलंका में तो उनके पुत्र और पुत्री खुद ही गए थे, महेंद्र और संघमित्रा। और इन्होंने धम्म का प्रसार किया कहां तक, सीरिया। यानी कि अब आप देखिए, ये युद्ध की विजय नहीं है, ये धम्म विजय है, लोगों के दिलों को जीतना अब उसका उद्देश्य रहा। सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी उसने अपने दूत भेजे। उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य जानवरों की चिकित्सा, यहां तक कि जानवरों के भी चिकित्सालय बने। देखिए आज से 2300 साल पहले कितनी बड़ी चीजें वो सोच रहा था कि जानवरों के भी चिकित्सालय बनवाए, जानवरों के साथ भी अहिंसा अपनाओ, उन पर भी दया करो, ठीक। तो इन्होंने जो थी व्यवस्था थी इनकी। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे, देखिए भाई। अब देखिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में से यूपीएससी 2020 के प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। इस बॉक्स में से आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 क्लास में से आईएएस की परीक्षा में प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आप देखिए कौन सा है, मैं आपको बताता हूं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसने कहा भाई आप व्यर्थ का खर्च करते हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज्यादा फलदायी होगा। और ये रीतियां क्या है, अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इन कर्म कांडों को छोड़ो और अपने व्यवहार में परिवर्तन करो। उनको भी आदमी मानो, किनको, दासों को और नौकरों को। बड़ों का आदर करो। जब बड़ों का आदर करोगे तो अपने आप ही अनुशासन आ जाएगा, घर में लड़ाई होगी नहीं। सभी जीवों पर दया करो। भाई जीव भी तो प्राणी हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है। उन्हें व्यर्थ में परेशान मत करो, उन पर भी दया करो। और इसी से यहाँ पर आज जो जैव विविधता वाला कंसेप्ट है वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। ब्राह्मणों और श्रामणों को दान करो। जो लोग पठन पाठन में लोगों को शिक्षाएं देने चाहते हैं, कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, उन लोगों को दान दो, ठीक, जिससे समाज तरक्की करे।
अपने धर्म की प्रशंसा, ये वाला है वो, देखिए ये वाला पॉइंट है, ये पूरा का पूरा वक्तव्य उठा के दे दिया अपने, यहां तक पूरा वक्तव्य है वो, पूरा स्टेटमेंट ऐसा कैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के प्री में। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये उस समय कही 2300 साल पहले। देखो आज भी धार्मिक सहिष्णुता, इसकी इससे अच्छी व्याख्या हो ही नहीं सकती। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक, ये 2300 साल पहले। और पंडित, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कोट किया है, उनके धर्म आदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये भी आ सकता है कोट है कि अशोक के इस स्टेटमेंट के बदले किसने ये कहा, जवाहरलाल नेहरू। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। हाँ, आज भी अशोक की ये बातें मानवता के लिहाज से प्रासंगिक हैं। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। आज की जितनी भी लिपियां हैं, जब बांग्ला हो, मराठी हो, हिंदी, देवनागरी हो, ये सब ब्राह्मी लिपि से ही पैदा हुई है। और जैसे आप यहाँ देखेंगे, मैंने आपको बताया था, जो आरंभिक जो ब्राह्मी लिपि थी उसमें ए है, ये ए का नार, ये देखो देवनागरी में है, ये बांग्ला में है, इसी से प्रभावित है सारे के सारे। ये मलयालम में ए है और ये तमिल में ए है। इन चीजों को भी देखते रहो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चंस कैसे भी घुमाकर आ सकते हैं। अब मौर्य साम्राज्य था 2300 साल पहले, लेकिन 2400 साल पहले चीन में भी कुछ हो रहा था, उसको भी इसमें बताया गया है। चीन की दीवार के बारे में एक वर्णन किया गया है। ये चीन की दीवार है और ये 2000 साल तक बनती रही। देखिए इसको बनने में 2000 साल लगा। और इस चीन की दीवार के बारे में बताया है कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। ये अपने साम्राज्य या राज्य की रक्षा के लिए इन दीवारों को बना रहे हैं और अशोक धम्म की नीति को अपना रहे हैं। उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार, ये इंपॉर्टेंट है, विविध में मिसलियंस में पूछ लेंगे, यह 6400 किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी के जितना पृथ्वी का त्रिज्या है ना, चक्कर है, वो 6400 किलोमीटर है और ये उतनी है। पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों ने काम किया। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए एक बुर्ज होता था। बुर्ज जहां पर ये इस टाइप से, ये जैसे दीवार है, आप देख रहे होंगे चित्र में, इस यहाँ पे इस दीवार पे बहुत चौड़ी सड़क है और ये जो मकान से बने हुए हैं ना, ये बुर्ज होते थे। अब यहाँ से ये यहाँ पर सैनिक होते थे और नजर रखते थे दीवार के इस साइड में, दुश्मन ना जाए। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? भाई वो दीवार बना रहे थे अपनी सुरक्षा में और ये धम्म विजय के लिए निकल पड़े। तो आपने देखा कि जो अशोक है कैसे अनोखा राजा है कि जब दुनिया भर के सम्राट युद्ध की नीति अपना रहे थे और युद्ध विजय कर रहे थे अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए धम्म विजय, लोगों के दिलों पर राज करने की नीति को अपनाया और अपनी प्रजा को निर्देश दिए इस भांति जैसे एक पिता अपने पुत्रों को निर्देश देता है, जिससे उनका जीवन सुखमय हो और वो कुछ सीख सके। ठीक है, इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। इन क्वेश्चंस जो आपने शुरू में क्वेश्चंस किए थे, उनके आंसर अब आप निकालिए और उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।